Thanks for tuning in. Enjoy the podcast. But सबसे ज़रूरी, stay curious. यहाँ रावण के पास पुष्पक विमान था और पुष्पक विमान में वो ट्रैवल करता था। लेकिन पुष्पक विमान आया कहाँ से, रावण को कहाँ से मिला, उसकी क्या खासियत थी, क्या फीचर्स थे पुष्पक विमान के, और रामायण के बाद क्या हुआ उसका? क्योंकि दोबारा कभी पुष्पक विमान के बारे में हम सुनते नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि वो लड़ाई में डिस्ट्रॉय हुआ था, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो गया कहाँ पुष्पक विमान, राइट? सो पुष्पक विमान की जो स्टोरी है वो रामायण से भी पहले शुरू। पॉडकास्ट के पहले इन पर्सन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इन पर्सन बोलने में भी अच्छा लग रहा है एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आपने इस छोटे से इनिशिएटिव को इतना सपोर्ट किया कि आज ये सब हो पा रहा है। बट इस सबसे इम्पॉर्टेंट, आई होप सो उन कॉन्वर्जेसन से आपको कुछ वैल्यू मिली हो। नाउ आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो जानना मेरी तरफ से है वो बहुत बॉलीवुड स्टाइल में है, क्योंकि मैं तो उनको सालों से जानता हूँ, बट ये अलग बात है कि वो मुझे पिछले कुछ महीनों से ही जानते हैं। एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर होने के नाते इंजीनियरिंग के अलावा सारे सब्जेक्ट्स बहुत ब्रेड्थ और डेप्थ में पढ़े हैं। तो उसी टाइम पे सर का ब्लॉग डिस्कवर किया था, सर के ब्लॉग्स पढ़े, यूट्यूब वीडियोस देखे और आज पॉडकास्ट में उनसे बात कर रहा हूँ। प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर विनीत अग्रवाल ऑन द पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर कम्प्लीटली। तो सर आपका जो ब्लॉग था, आई मीन द ब्रेथ एंड डेप्थ जो उसमें थी, और अगेन जितने टॉपिक्स कवर किए आपने वहाँ पे मिथोलॉजी मिल जाती है, स्पिरिचुअलिटी मिल जाती है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर जिस लॉजिकल तरीके से आपने वो कवर किया था, आई थिंक यू इन सम वेज हेल्प मी स्टार्ट माई ओन जर्नी टूवर्ड्स दैट सर। That's kind of you, Arun. Actually, मेरा पर्पस सिर्फ यही था, व्हेन आई वाज रीडिंग, व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग द स्क्रिप्चर्स, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे थे। एंड द होल आइडिया वाज टू पुट इट ऑल टुगेदर समवेयर फॉर अदर लाइक माइंडेड पीपल, कि अगर मेरे जैसे और लोग भी हैं जो ढूंढ रहे हैं या जो समझना चाहते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या दिया हुआ है, हमारी कितनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स थी, कितनी हिडन ट्रेजर्स है उसके अंदर, हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, हमारे वर्सेस के अंदर, पुराणों के अंदर, वेदों के अंदर इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, थॉट्स है जो हमें पता ही नहीं है। देयर इज़ नो मीडियम जहाँ पे हमें चीज़ें पढ़ाई जाती हैं या हमें सिखाई जाती हैं, और देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क, राइट? देयर आर सम कम्युनिटीज़, इंडिया में भी आप देखेंगे कम्युनिटीज़ हैं जिनका संडे स्कूल होता है या फ्राइडे क्लासेस होती है, पर हमारे अनफॉर्चुनेटली रिलीजन में ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहाँ पे किसी को जिसको नॉलेज है वो आपको एक रेगुलर बेसिस पे वो नॉलेज आपको इम्पार्ट करेगा। सो वी ग्रो अप नॉट नोइंग एनी ऑफ दिस। एक एवरेज हिंदू की जो नॉलेज है अपने रिलीजन के बारे में, दैट इज़ लिमिटेड टू रामायण एंड महाभारत, राइट? और वो भी हमें बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पता होती हैं। सो मैंने जब पढ़ना शुरू किया, और मेरे मेरे पढ़ने का एक कारण ये भी था दैट आई वाज ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ माय वर्क, और मैं बहुत साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया स्टार्टिंग में, एंड आई रियलाइज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस इन ऑल दीज कंट्रीज़, जो अगेन इंडियंस रियलाइज़ नहीं करते हैं। अब इंडियन सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है साउथ ईस्ट एशिया में। आप बैंकॉक चले जाओ, पटाया चले जाओ, फुकेट चले जाओ, अब वियतनाम पॉपुलर है, बाली है, हर कंट्री में जहाँ पे आप जाओगे ना आपको इंडियन इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। ओनली यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज इट। सो थाईलैंड में अगर आप लैंड करते हैं, ऑफकोर्स लैंडिंग के टाइम इतना नहीं पता चलता, बट व्हेन यू लीविंग इट, जो एयरपोर्ट है उसका नाम ही है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट। बैंकॉक का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विच कम्स फ्रॉम संस्कृत, राइट? सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पे डिपार्चर में देयर इज अ बिग, बट देयर इज अ वेरी बिग स्कल्पचर समुद्र मंथन का, जिसमें एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस है, असुर है, और वो समुद्र मंथन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और देयर इज अ ड्रैगन, वासुकी की जगह वहाँ पे उन्होंने एक ड्रैगन बनाया हुआ है। और मैंने देखा है इतने इंडियंस वहाँ जाके खड़े होते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता कि स्टैचू है कहाँ से। ये हमारे ही स्क्रिप्चर से आई हुई एक कहानी है समुद्र मंथन की। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल इज़ इन कंबोडिया, जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है, राइट? सो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही थी जब मैं ट्रैवल कर रहा था, विच फोर्स्ड मी टू लुक बैक इन टू आर स्क्रिप्चर्स। और वहाँ से मेरी वो जो जर्नी शुरू हुई, दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद अदर पीपल, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू ऑल्सो गॉट कनेक्टेड। दिस वॉज मेंट
for people who were looking for the same things as we. मैं कुछ टाइम पहले मेजर नीति हैं, शी इज़ एन एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनसे बात कर रहा था. उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि दे आर नो कोइंसिडेंसेस, आई गेस देर आर ओनली सिंक्रोनिसिटीज़. तो शाउट आउट टू यू मैम. एंड आई गेस आई डोंट नो, आई मीन हाउ ऑल ऑफ दिस इज़ कनेक्टेड, क्योंकि जब मैं आपकी ब्लॉग की बात करता हूँ उसमें आई थिंक क्रोनोलॉजिकली या टॉपिक वाइज जो है आपने राइट हैंड साइड में पूरे टॉपिक्स लगाए हुए हैं. एंड उसमें काफ़ी कुछ है. अभी आपने एयरपोर्ट की बात करी, तो एक दो पॉडकास्ट पहले मैं विंग कमांडर अभिजीत जी से बात कर रहा था. ही इज़ अ रिटायर्ड पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, फाइटर पायलट इंडीड. उनसे मैंने पूछा, सर क्या आपने कभी यूएफओ साइटिंग की है? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया, मैं भी बोलूँगा नहीं. बट जब से मुझे लगता है एक ह्यूमन इमेजिनेशन आती है तब से हम लोग सर उड़ने की सोचते हैं, कल्पना करते हैं. बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि फ्लाइंग मशीन्स के बारे में मेंशन अभी आना स्टार्ट हुआ है. आई एम वेरी श्योर हमारे ग्रेट एपिक्स में और इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स में मेंशन है. फॉर एग्जांपल सर पुष्पक विमान. राइट अरुण, सो पुष्पक विमान तो सबने सुना ही होता है, बट उसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हमें पता नहीं है. सो वाल्मीकि रामायण, एज ए सेड, वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास जी द्वारा रचित जो महाभारत है हमें बहुत सुपरफिशियल लेवल पे पता है. और हमारा मेन जो इनके साथ इंट्रोडक्शन होता है दैट इज़ प्राइमरीली थ्रू सीरियल्स और कॉमिक्स. सो इट इज़ नॉट दी स्क्रिप्चर्स डायरेक्टली. तो हम में से कितने लोगों ने, जिनको रामायण पता है या महाभारत पता है, कितने लोगों ने एक्चुअली पढ़ी होंगी जो स्क्रिप्चर्स ओरिजिनल है? हार्डली एनीबडी, राइट? सो जो डिटेल्स है ना उसमें ब्यूटी है, जो विमान के बारे में भी है, पुष्पक विमान के बारे में भी हमें पता है कि हाँ, रावण के पास पुष्पक विमान था और पुष्पक विमान में वो ट्रैवल करता था. लेकिन पुष्पक विमान आया कहाँ से, रावण को कहाँ से मिला, उसकी क्या खासियत थी, क्या फीचर्स थे पुष्पक विमान के, और रामायण के बाद क्या हुआ उसका? क्योंकि दोबारा कभी पुष्पक विमान के बारे में हम सुनते नहीं है. ऐसा तो नहीं था कि वो लड़ाई में डिस्ट्रॉय हुआ था, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है. तो गया कहाँ पुष्पक विमान, राइट? सो पुष्पक विमान की जो स्टोरी है वो रामायण से भी पहले शुरू होती है. और जस्ट टू गिव अ लिटिल पर्सपेक्टिव, रावण वॉज अ वेरी ओल्ड गाय. जब रामायण की लड़ाई होती है, जब विष्णु जी भी अवतरित होते हैं एज प्रभु राम, तो रावण ऑलरेडी 13 महायुगों से रूल कर रहा था, महायुगों से. सो विल गो इनटू द टाइमलाइन मे बी लेटर, बट 13 महायुगों से वो राक्षस राज कर रहा था तीनों लोकों पे. और उसका जो पहला स्टेप था लंका की तरफ, ही वॉज नॉट बॉर्न इन लंका. बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि रावण लंका में पैदा हुआ, लंका में ही बड़ा हुआ होगा, वहीं पे रहते थे राक्षस. तो वैसा नहीं है. लंका जो थी वो कुबेर की राजधानी थी. कुबेर का आपने नाम सुना होगा, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ रिचेस. सो धन के देवता है कुबेर. और कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं. सो कुबेर को लंका दी गई थी राज करने के लिए, और कुबेर राक्षसों और यक्षों के साथ वहाँ पे रहते थे. अब रावण जो बहुत बाद में पैदा हुआ कुबेर के, वो ईर्ष्या करता था कुबेर से. और एक बार वो अपने पिता के आश्रम में, विश्रवस ऋषि जो हैं वो उसके पिता हैं, और उनका आश्रम था गुजरात में, एक्चुअली आनर्त में, जो एंशिएंट किंगडम था एक आनर्त. सो वहाँ पे उनका आश्रम मेंशन है कुछ स्क्रिप्चर्स में. तो वो आश्रम में था जब कुबेर अपने पिता से मिलने आता है, और कुबेर पुष्पक विमान पे आता है ट्रैवल करके. सो रावण फर्स्ट टाइम जब वो देखता है कि यार इतना ऐश्वर्य, वो धन के राजा है, ही इज़ लोडेड प्रॉबेबली विद ज्वेलरी एंड एवरीथिंग. सो रावण को उन्हें देख के बहुत ईर्ष्या होती है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, ये सब मुझे चाहिए. और रावण की जो माता है राक्षसी जो थी, वो उसे इंस्टिगेट करती है और कि हाँ तुम्हें कुबेर से बेटर बनना है. सो वो जो कंपटीशन की भावना है उसके साथ रावण बड़ा होता है. अल्टीमेटली वो कुबेर को लंका से भगा देता है. और कुबेर फर्स्ट टाइम जब वो अटैक करता है तब लंका छीन लेता है वो कुबेर से, और कुबेर पुष्पक विमान में चले जाता है हिमालय. सेकेंड टाइम कुबेर को पता चलता है कि रावण अब देवताओं पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है. सो कुबेर एक दूत भेजते हैं रावण के पास कि भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, तो मेरी बात सुनो, देवताओं से पंगा मत लो. तुम बहुत स्ट्रांग हो मान लिया, बट देवताओं से पंगा मत लेना.
सो रावण को बहुत गुस्सा आता है कि मतलब तुम क्या समझते हो कि मैं देवताओं से हार जाऊंगा। सो रावण सबसे पहला अटैक करता है कुबेर के ऊपर दोबारा हिमालयाज में, एंड दैट इज़ अ टाइम व्हेन ही स्नैचेस द पुष्पक विमान। तो वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन कर देता है, बहुत मैसिव लड़ाई होती है राक्षसों के बीच में, यक्षों के बीच में, और वहाँ उस लड़ाई में रावण कुबेर को बहुत बुरी तरह इंजर करता है, और फिर वो वहाँ से पुष्पक विमान लेके निकल जाता है। दैट इज़ हाउ रावण गेट्स दी पुष्पक विमान। लेकिन अब कुबेर के पास भी पुष्पक विमान कहाँ से आया? काफ़ी लोग बोलते हैं देखो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी, एंशियंट टेक्नोलॉजी थी ह्यूमंस के पास, मैनकाइंड के पास, बट ह्यूमंस डिड नॉट हैव दिस टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हमेशा, जब भी विमानों के बारे में बात है हमारे स्क्रिप्चर्स में, इट इज़ ऑलवेज द देवास और द असुरास। सो या देवताओं के पास थे विमान या असुरों के पास थे विमान, ह्यूमंस के पास कभी नहीं थे। तो जो भी विमान मेंशन्ड है हमारे स्क्रिप्चर्स में, वो हमें या तो देवताओं से मिले हैं या असुरों से मिले हैं। सो अर्थ के ऊपर टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी थी। और पुष्पक विमान विश्वकर्मा ने बनाया था, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। और उसी तरह एक और विमान है जो महाभारत में मेंशन्ड है, जो मय दानव ने बनाया था, जो असुरों के आर्किटेक्ट हैं। जब भी स्क्रिप्चर्स में मेंशन मिलता है विमानों का, हमें ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस के पास नहीं थी, ये हमें उनको देवताओं को प्रसन्न करके या किसी वरदान के द्वारा हमें मिली थी ये टेक्नोलॉजी। ये विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया पुष्पक विमान जो था, ये कुबेर को दिया गया था, बिकॉज एवरीबडी वॉज हैप्पी विद कुबेर, और वो बहुत ही ऑनेस्ट थे, देवताओं के ट्रेजरर थे, और उनसे खुश होकर ब्रह्मा ने उन्हें पुष्पक विमान दिया था, जो अल्टीमेटली रावण ने छीना। रावण के साथ लड़ाई के बाद विभीषण के पास आया, वो विभीषण राजा बने लंका के, और विभीषण ने वो राम जी को दिया था एज अ गिफ्ट, क्योंकि हमें पता है राम जी उसी में पुष्पक विमान में वापस आए थे। अब यहाँ पे हमें खासियत पता चलती है पुष्पक विमान की, कि जब अयोध्या उन्हें वापस आना है लंका से, तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पुष्पक विमान में चढ़ के आने वाले हैं वापस। विभीषण उनको गिफ्ट करता है कि आप पुष्पक विमान में जाइए, और श्री राम जाने के पहले वो वानरों को बोलते हैं कि आप लोग सब अब मतलब थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड ऑल दैट, एंड वो विभीषण को बोलते हैं कि आप इनको गिफ्ट दीजिए, इन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। और वो वानरों को बोलते हैं कि अब आप किष्किंधा लौट सकते हैं, थैंक यू फॉर योर हेल्प। पर सुग्रीव बोलते हैं कि नहीं, हमें आपके साथ अयोध्या चलना है, हमें आपका कोरोनेशन देखना है, आपका राज तिलक देखना है हमें। तो सुग्रीव के साथ साथ जितने वानर थे वो सब पुष्पक विमान में चढ़ जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए पुष्पक विमान का साइज़ क्या होगा। उसके अलावा विभीषण और उनके साथ कुछ मेन जो राक्षस थे, उनके जो मंत्री वगैरह थे, वो भी पुष्पक विमान में उनके साथ सब इकट्ठे अयोध्या आते हैं। उसका साइज़ वॉज ह्यूज, कैपेसिटी वॉज ह्यूज, और जो उसकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई है ना, वो भी हमें एक बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की तरह मतलब इशारा करती है, बिकॉज इट वॉज ग्लीमिंग लाइक द सन। उसकी जो साउंड थी, इट वॉज लाइक द रंबल ऑफ द क्लाउड्स, जैसा मॉनसून में बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो वो आवाज़ थी पुष्पक विमान की। इमेजिन जो वो साउंड थी उसकी, दैट इज़ लाइक अ जेट प्लेन। और उसका जो स्ट्रक्चर था, काफ़ी बार आप ड्राइंग्स में देखोगे उसको ना एक बर्ड की तरह बनाया होता है पुष्पक विमान को, बट वो गलत है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इट वॉज शेप लाइक अ बर्ड। उसमें ये लिखा है कि उसमें हंस युक्त है, जो वर्ड यूज़ किया, मतलब उसमें हंस के डायग्राम्स बने हुए थे या उनका सिंबल बना हुआ था, बिकॉज इट वॉज फ्लाइंग, बट इट वॉज इटसेल्फ नॉट शेप लाइक अ स्वॉन। बहुत ही बड़ी शेप थी उसकी, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर था। और इवन हनुमान जी जब फर्स्ट टाइम लंका पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं उसका वो स्पेसशिप खड़ा हुआ वहाँ पैलेस में, और वो देख के बहुत हैरान होते हैं कि ये इतनी बड़ी स्पेसशिप, इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट है, और he really wonders how Ravan got it and all that. पुष्पक विमान definitely was out of this world. हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्क्रिप्चर है जिसका नाम है वैमानिका शास्त्र, उसमें दी गई है। उसमें थोड़े से कुछ प्रिंसिपल्स हैं अबाउट हाउ टू क्रिएट एन एयरक्राफ्ट, थोड़े इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं। प्रॉब्ली इफ़ यू रीड इट यू विल फाइंड इट मोर इंटरेस्टिंग।
और उसमें 4 तरह के अलग अलग विमान बनाने की मतलब उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं. एंड ऑफ कोर्स आई हैव नॉट गॉन टू मच इनटू डिटेल, पर देर आर पीपल हु हैव एक्सप्लोर्ड इट. और स्पेशली हिस्ट्री चैनल पे अगर आप देखोगे, यू नो देयर इज़ अ एपिसोड, एंटायर एपिसोड ऑन विमानास. और उसमें उन्होंने वो जो मॉडल दिया है वैमानिका शास्त्र में, वो उन्होंने प्रोटोटाइप बना के दे हैव टेस्टेड इट एरोडायनेमिकली वेदर इट वर्क्स और नॉट, और वो एक्चुअली वर्क करता है. सो ये वैमानिका शास्त्र जो है उसके थ्रू शायद धरती पे भी विमान बनाने की प्रक्रिया होती होगी, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं हैं. आई मीन सर, आपने एक गो में पूरा वेयर व्हेन व्हाई वाला कवर कर लिया है. इट्स वेरी डिफिकल्ट समवन हु इज़ आस्किंग यू क्वेश्चंस, क्योंकि यू हैव टच्ड बेस्ड ऑन. बट सर एक चीज़ है, एक आपकी बात सुन के जो स्पेशली आपने रावण वाला जो टैंजेंट बताया कि वो ऑलरेडी 14 महायुग ही वाज 13 महायुग. 13 महायुग ही हैड लिव्ड बाय दैट टाइम. एक और सर हमारे स्क्रिप्चर्स में इनका मेंशन होता है. रंजीत राधाकृष्णन जी ने एक बुक लिखी है रामा ऑफ द एक्स. उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कर्तवीर्य अर्जुन थे एक. जी. कर्तवीर्य अर्जुन भी सर एक तरीके से, इफ़ आई रिकलेक्ट करेक्टली, ही वॉज एन इमॉर्टल मे बी. एंड वाई एम टचिंग दिस इज़ कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यू नो इमॉर्टैलिटी इज़ सो गुड, यू नो आई वुड लिव फॉर एवर. पर जैसा उन्होंने पर्सपेक्टिव आई थिंक दिया है ये कि जब आपके पास इनफाइनाइट टाइम है सब कुछ करने के लिए, एंड जब मुझे पता है कि अच्छा चलो सपोज मैं आज कोई पेपर दे रहा हूँ, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, या मैं कल क्रिकेटर बनना चाहता हूँ आज ही बनूंगा, चल 100 साल प्रैक्टिस करूँगा तब बन जाऊँगा, देन सडनली यू लूज मीनिंग ऑफ इट ऑल. और आप एफर्ट ही नहीं डालोगे. आपको तो ठीक है इस टाइम में नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट पे होगा, अभी हज़ारों साल पड़े हैं मेरे पास, कर लेंगे. See, that is the point. You know, Kartavirya Arjun immortal नहीं थे actually. So, Kartavirya Arjun is the main villain in Parshuram story. So, परशुराम जी 6ठे अवतार थे, श्री राम 7वें अवतार थे. और परशुराम जी की कहानी में कार्तिवीर्य अर्जुन का बहुत बड़ा रोल है. अगेन बिकॉज यू नो हमें ये स्टोरीज पता नहीं है. सो आई हैड रिटन अ बुक ऑन परशुराम जी, तो मैंने बहुत रिसर्च किया था एंड आई एक्चुअली विजिटेड दैट प्लेस जहाँ पे परशुराम जी पैदा हुए थे. और दिस इज़ क्लोज टू इंदौर. और वहाँ से थोड़ा और आगे वो जगह है जहाँ कार्तिवीर्य अर्जुन की राजधानी थी, विच इज़ कॉल्ड माहेश्वर नाउ, पर इट यूज टू बी कॉल्ड महिष्मति. सो जो महिष्मति नाम आया है वो एक्चुअली वहाँ से आया है. कार्तिवीर्य अर्जुन वहाँ के राजा थे और कार्तिवीर्य अर्जुन ने पूरी धरती पे अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था. सो पुराणों में बहुत प्रेज की गई है कार्तिवीर्य अर्जुन की. बिफोर ही टर्न्ड बैड, बिफोर ही टर्न्ड इनटू अ विलेन, ही वाज अ गुड किंग. और कार्तिवीर्य अर्जुन को सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं. सो उनका मतलब देयर अगेन बैक स्टोरीज है कि ऐसा क्यों हुआ, कि वो क्यों अवतरित हुए और नेगेटिव रोल में क्यों पैदा हुए. पर उनका क्योंकि वो सुदर्शन चक्र के अवतार थे, विष्णु जी उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें मुक्ति वापस मैं ही दिलवाऊंगा. सो ही कम्स डाउन एट परशुराम जी एंड देन यू नो ही किल्स कार्तिवीर्य अर्जुन. बट कार्तिवीर्य अर्जुन इमॉर्टल नहीं थे, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने रावण को हराया था. सो रावण सिर्फ 3 लोगों से हारा था अपनी पूरी लाइफ में, और जिसमें से एक ऑफकोर्स श्री राम थे, दूसरा कार्तिवीर्य अर्जुन और तीसरा वाली. सो ये 3 ही लोग थे जो रावण को हरा पाए थे. बट अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लोगों को लगता है कि रावण इतना स्ट्रांग था कि उसने देवताओं को हरा दिया, यू नो राक्षसों को हरा दिया और वो सबका रूलर बन गया. बट जब उसने अटैक किया था स्वर्ग पे, तो इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर हिम. इंद्रजीत, मेघनाथ जो है उसका बेटा, मेघनाथ ने एक्चुअली जादू यूज़ किया था, मैजिक यूज़ किया था. ही यूज्ड सॉर्सरी, और वो गायब हो गया और गायब होके इधर उधर से अटैक कर रहा था. रामायण में भी है, उसने वैसे ही सेम उसने चीज़ें यूज़ की थी. सो वो उस तरह से वो इंद्र को कैप्चर कर पाया था. नॉट इन अ फेयर फाइट. इन अ फेयर फाइट इंद्र और रावण की बहुत फियर्स लड़ाई होती है. सो उसमें जो लड़ाई होती है उसमें ऐरावत के टस्क के निशान है रावण की छाती पे. तो मतलब उस लेवल की उनकी लड़ाई हुई होती है. और इंद्रजीत, मेघनाथ बेसिकली जादू यूज़ करके, माया यूज़ करके वो इंद्र को पकड़ लेता है. उस तरह से वो इंद्र को कैप्चर कर पाता है और इंद्रजीत बनता है. बट रावण, इवन दो ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर,
उसके पास बूंस थी, उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे कोई भी डिवाइन बीइंग नहीं हरा सकता, इसलिए भगवान को एक ह्यूमन का अवतार लेके आना पड़ा था। बट इवन विद ऑल दिस, एक सेंट्रल मैसेज जो हमें समझ में आता है कि आपके पास सब कुछ है, सारी ताकत है दुनिया की, आपके पास वरदान है, आपने देवताओं को हरा दिया, आप राक्षसों के, असुरों के, दैत्यों के, दानवों के सबके राजा बन गए, आपके पास, आप सोने की लंका में रह रहे हो आप। एंड रावण के पास, मंदोदरी के बारे में हमें पता है, रावण की वाइफ थी, शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ, वेरी लॉयल वाइफ। रावण लेकिन ही वॉज फुल ऑफ लस्ट, तो वो जिस भी किंगडम पे अटैक करता था वो वहाँ से स्त्रियों को अपहरण करके लेके आता था। रावण का जो हैरम था, इट वॉज फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विमेन। सो सीता जी, जैसे काफ़ी लोगों को गलत फहमी होती है कि अरे उसने एक ही गलती की, रावण ने अपनी लाइफ में सीता जी का अपहरण किया। सीता जी का अपहरण, सीता जी वॉज द लास्ट वुमन जो उसने किडनैप की थी। उसके पहले वो हज़ारों स्त्रियों को किडनैप कर चुका था और उनका शोषण कर चुका था, जिसके कारण उसको श्राप मिले हुए थे, बिकॉज ऑफ विच ही कुड नॉट फोर्स हिमसेल्फ ऑन सीता जी। सो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो हमें पता ही नहीं होती हैं, पर अगर आपको बैकग्राउंड पता हो ना, देन यू कैन मेक मोर सेंस ऑफ वाई थिंग्स हैपन द वे दे डिड। और पुष्पक विमान, क्योंकि हम विमानों के बारे में बात कर रहे थे, सो पुष्पक विमान बाद में जब वो श्री राम जी को गिफ्ट कर देते हैं विभीषण, तो अब लोग पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ पुष्पक विमान का, तो राम जी उसको वापस भेज देते हैं कुबेर के पास, और फिर कुबेर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये आपने जीता है रावण से, तो दिस इज़ योर्स, और वो वापस उसको अयोध्या भेजते हैं विमान को। एंड देन राम जी उसको विमान को अपने पास रख लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा उसका आगे यूज़ मेंशन नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 एपिसोड्स। बट वन ऑफ दोज एपिसोड्स इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर हियर। सो ये जो एपिसोड है, इसमें राम जी और शिव जी वो वैकुंठ जाते हैं, विष्णु जी को मिल रहे हैं, और उसमें वो पुष्पक विमान को यूज़ करते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। एंड उसमें भी जो डिस्क्रिप्शंस है ना अरुण, अगर आप पढ़ोगे ना स्क्रिप्चर्स, तो आपको पता चलेगा कितनी सारी साइंटिफिक चीज़ें उसमें मेंशन है। उसमें जिस तरह से वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो बताते हैं कि सब तरफ अंधेरा है, देर इज़, मतलब दे आर लिटरली ट्रैवलिंग इन स्पेस, और वहाँ पे पूरा घुप अंधेरा है। एंड राम जी सोच रहे हैं कि उनको अब रास्ता नहीं मिल रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, और तब शिव जी वहाँ फिर एक दूसरे विमान में आते हैं और वो लाइट अप करते हैं रास्ता, और वो बताते हैं राम जी को कि आप यहाँ से आओ, इधर आओ, आप घबराओ मत, मेरे पीछे पीछे आओ, और वो उनको लेके जाते हैं। और जो डिस्क्रिप्शंस हैं कि वो वैकुंठ जो है नारायणपुर है उसमें एक्चुअली स्टोरी में मैंशन। सो वो जो विष्णु जी की सिटी है, दैट इज़ बियॉन्ड लोकालोक माउंटेन्स। तो पुराणों में स्क्रिप्चर्स में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा है कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स कैसे हो सकते हैं स्पेस में? सी, इट्स अ पोएटिक वे टू मेंशन कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बट पहाड़ क्या होंगे? जो मीटियोर्स हैं, जो एस्टेरॉइड्स हैं। और हमें पता है, अगर आप सोलर सिस्टम की बात करते हो, जुपिटर और मार्स के बीच में आई थिंक देयर इज़ अ होल बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। एग्जैक्टली, देयर इज़ अ होल बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। और जुपिटर को हम गुरु मानते हैं, बृहस्पति मानते हैं। और आपको पता है इंटरेस्टिंगली, जुपिटर का जो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब जुपिटर का जो एक साल है वो 12 ईयर्स का है अर्थ के कंपैरिजन में, और हमारे यहाँ 12 साल के बाद कुछ होता है एवरी 12 ईयर्स। इट इज़ लिंक्ड टू जुपिटर की मोशन, बृहस्पति की मोशन। इतनी सारी चीज़ें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है ना, दे आर साइंटिफिक। और इनफैक्ट जुपिटर को हम गुरु मानते हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखोगे, वो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है पूरी मार्स और जुपिटर के बीच में, वो अर्थ तक आने में उसको जुपिटर रोकता है अर्थ पे आने से, क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। इफ़ यू सी द मोशन, इफ़ यू सी अ वीडियो ऑफ हाउ दीज एस्टेरॉइड्स मूव, वो जुपिटर के साथ 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 घूमते हैं। अगर जुपिटर वहाँ नहीं होता, दे कुड हैव इजीली क्रैश्ड इनटू अर्थ। The universe is very perfectly placed, sir. वेरी ब्यूटिफुली सिंक्रोनाइज्ड। और ये जो स्टोरीज अब लोकालोक माउंटेन के बारे में हम बात करें, वो बोल रहे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको क्रॉस करके वो जाते हैं। सो प्रॉबेबली इट इज़ अ मेंशन ऑफ देम क्रॉसिंग दिस बेल्ट एंड गोइंग आउटसाइड दिस सोलर सिस्टम। सो देर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर।
हाँ सर, और इनफैक्ट अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की बात भी करूँ जो अगर किसी को समझाने हैं, तो व्हाट बेटर वे टू टेल समवन देन अ स्टोरी। लाइक इवन अगर मेरे को कुछ कॉम्प्लेक्स समझना है, मेरे को भी शायद पहले उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए होता है कहानियों के रूप में। एंड दिस एस्ट्रॉइड थिंग सर, इट वाज समथिंग अनपैरेलल्ड। सर ये बिफोर कि हम भटक जाएं, और मैं मतलब क्योंकि मुझे अगेन वैसा ही फील हो रहा है जैसे मुझे अपने कॉलेज के रूम में होता था। इट वाज जस्ट लाइक द होल यूनिवर्स ओपन इन फ्रंट ऑफ मी एंड लाइक दैट। सर महाभारत एक ऐसी एपिक है, आपने कहा कि स्टोरीज़ जो हैं इंटरवोवन होती हैं। मुझे महाभारत के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती है, और मैं नियरली हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ ये, कि उसमें इतने सारे लोगों के कर्म, उनकी स्टोरीज, दे जस्ट कन्वर्ज टुगेदर एंड व्हाट हैपेंस इन कुरुक्षेत्र। और आप अगर सब देखो थ्रेड अलग अलग, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो होना ही था जब साथ में होता है। एक और स्टोरी मैं आपके ब्लॉग में पढ़ रहा था जिसमें अर्जुन जो हैं वो इंद्र के साथ एक और डायमेंशन में ट्रैवल करते हैं, एंड दैट टू थ्रू अ विमाना। सो इवन इन महाभारत वी फाइंड मेंशन ऑफ विमाना, और उसके लिए एक अलग पर्व का नाम है, मैं भूल रहा हूँ, बहुत लंबा नाम था उसका, एंड आई डिडंट इवन नो कि ऐसा भी कोई पर्व है महाभारत। राइट। सो अगेन देखो, महाभारत ना बहुत बड़ी है। जो सीरियल्स में हमें दिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड वर्जन है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड वर्जन है। इनफैक्ट पूरी की पूरी महाभारत जो है, ओरिजिनल जो एपिक लिखा गया है वो फ्लैशबैक है, क्योंकि वो पूरी कहानी बाद में बताई जा रही है। और महाभारत एक्चुअली शुरू होती है, जो आपको पता है नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? सो नाग पंचमी का जो फेस्टिवल मनाते हैं, उस दिन एक बहुत बड़ा यज्ञ रोका गया था। वो जो यज्ञ था वो किया जा रहा था सर्पों के नाश के लिए, सर्पों के विनाश के लिए, सर्पेंट्स के विनाश के लिए। और एक आस्तिक ऋषि थे, उन्होंने आके उस दिन वो रोका था, वो पंचमी वाले दिन, इसलिए उसको नाग पंचमी के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पर वो सर्प सत्र यज्ञ जब हो रहा था, तो उसमें पूरी महाभारत की स्टोरी बताई जाती है इन अ फ्लैशबैक। और ये जो स्टोरी है, इसमें ऑलरेडी इसके सारे पात्र जा चुके हैं धरती से, जब ये स्टोरी बताते हैं वेदव्यास जी और उनके शिष्य। जो आप बात कर रहे हो अर्जुन के स्वर्ग जाने की, जब इनका वनवास होता है 12 साल का, 13 साल का जो वनवास है, लास्ट ईयर जो है अज्ञातवास होना है, राइट। जो 12 साल पहले जो इनका वनवास है, उसमें अर्जुन को पता है कि अब व्हाट इज़ कमिंग, राइट। ऑल ऑफ देम नो कि अब वापस जाके हमें दोबारा लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी, हमारे हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन चाहते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है दिव्य अस्त्रों की, वो गैदर कर लें, और वो बाकी अपने भाइयों से और द्रौपदी से अलग हो जाते हैं, और अपना जो सन्यासी जहाँ रहते हैं, ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं हिमालयास पे, वहाँ जाते हैं। और एक माउंटेन मेंशन है इंद्रकील, विच इज़ मोस्ट लाइकली इन सिक्किम, टुडे सिक्किम। सो इंद्रकील में जाके वो तपस्या करते हैं, वहाँ पे उनका इनकाउंटर होता है शिव जी के साथ। जब शिव जी एक किरात बन के आते हैं, एक हंटर बन के आते हैं, और उसको टेस्ट करते हैं अर्जुन को। वहाँ पे क्योंकि शिव जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसके बाद सारे देवता उनको दर्शन देते हैं, और वो उनको बोलते हैं कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। एंड जस्ट आफ्टर दैट इज़ दिस एपिसोड। तो दिस इज़ इंद्रलोक गमन पर्व, और इसमें इंद्रदेव अपना जो विमान है वो भेजते हैं अर्जुन को लाने के लिए। इस विमान की भी जो डिस्क्रिप्शन है ना, दे आर अमेजिंग, दे आर लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप यू कैन ईजिली इमेजिन UFO, एक बहुत बड़ा मैसिव UFO आ रहा है, अगेन सेपरेटिंग द क्लाउड्स, और उसमें से रंबलिंग आवाज़ आ रही है, उसमें प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, उसमें फियरी ड्रैगन्स लगे हुए हैं। इमेजिन इट कुड बी समथिंग, मतलब जैसे वो फ्यूल जब रिलीज होता है, प्रोपल्शन फ्यूल, तब वो आग निकलती है, इट इज समथिंग लाइक दैट। If I even I don't know whether it's a very right example to say or not, but जो मैं देखता हूँ जब हमारे यहाँ जब रॉकेट प्रोपल्शन ऊपर जाता है, दैट मोमेंट दैट दे इसके वेलोसिटीज ऊपर जाते हैं, वो दैट फायर इज टू विटनेस इट्स वेरी स्केरी, इट्स वेरी स्केरी। तो वैसे डिस्क्रिप्शंस हैं कि उसमें ऐसे नाग लगे हुए हैं जो फायर स्पिट कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक ड्रैगन्स। दैट इज अगेन द पोएटिक वे टू डिस्क्राइब इट, कि उसमें फायर एमिटिंग ड्रैगन्स लगे हुए हैं, और उसमें 10,000 हॉर्सेज हैं जो उसको ड्राइव कर रहे हैं बेसिकली। इट डज नॉट रियली मीन हॉर्सेज, इट मीन्स उसमें इतनी पावर है जो 10,000
घोड़ों के बराबर होगी. 10,000 हॉर्स पावर इज द यूनिट, राइट, वी यूज फॉर पावर. सो 10,000 हॉर्स पावर इज द पावर ऑफ दैट इंजन प्रॉबेबली. और उसका डिस्क्रिप्शन इतना ब्यूटीफुली दिया गया है कि मतलब अर्जुन उसको देखते ही रह जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ आ गई है मेरे सामने. और अर्जुन को थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में. और मातली जो ड्राइवर है, चैरिटर है इंद्र के, वो उतरते हैं उसमें से, अर्जुन को ग्रीट करते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें इंद्र ने बुलाया है स्वर्ग में, तो यू हैव टू गेट इनटू दिस. सो अर्जुन उसको बोलते हैं कि पहले आप जाओ, इसको मशीन को सेटल करो, फिर मैं चढ़ूँगा. सो अर्जुन डर गए, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा कुछ. एंड फिर वो उसमें जब विमान में चढ़ते हैं, अगेन उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन उसे हमें क्लियरली पता चलता है कि ये लोग स्पेस में गए हैं. मतलब see, it could be science fiction, it could be somebody's imagination, but with today's knowledge we know that this is space. They are talking about space, क्योंकि वो उसमें लिखा है कि जब वो इतने ऊंचे हो गए आकाश में कि धरती पे चलने वाले लोग उनको दिखना बंद हो गए, तब they go again into the darkness of अंतरिक्ष. और वो डार्कनेस में देर इज़ नो सनलाइट, देर इज़ नथिंग. और वहाँ पे जो रोशनी आ रही है वो स्टार्स से आ रही है. और ये फर्स्ट टाइम अर्जुन, जो धरती पे एक रहने वाला प्राणी है, फर्स्ट टाइम स्पेस में गया है. इमेजिन उसका मतलब क्या उसका रिएक्शन होगा. और वो रियलाइज़ कर रहा है इधर उधर देख के कि यार ये जो तारे हैं जिनको मैं स्टार समझता था, ये तो अलग ही दुनिया है. जो जिनको हम धरती से बोलते थे कि ये सितारे हैं, तारे हैं, स्टार्स हैं, दे आर एक्चुअली लिविंग वर्ल्ड्स जहाँ पे लोग रहते हैं. सो दे आर मेंशन्ड कि वहाँ पे हज़ारों हज़ारों विमान उड़ रहे हैं. वहाँ पे वो देखता है गंधर्व, यक्ष और अलग अलग स्पीसीज़ के लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन वर्ल्ड्स पे. और मातली उसको बताते हैं कि ये सब ही हैं जो तुम्हें तारों की तरह दिखते हैं नीचे. और फिर जब वो स्वर्ग में पहुँचते हैं, अगेन आई जस्ट क्लैरिफाई वन मोर पॉइंट हियर. लोगों को लगता है स्वर्ग एक अलग दुनिया है, एक वर्ल्ड है, एक डायमेंशन है. पर स्वर्ग इज़ अ होल रेंज ऑफ ह्यूज पीस ऑफ स्पेस. इट इज़ नॉट वन वर्ल्ड. जैसे धरती एक वर्ल्ड है, स्वर्ग एक प्लैनेट नहीं है. स्वर्ग में बहुत बड़ा एरिया आता है. सो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है भू भुव स्वः, जो 3 लोक हैं. तो भूलोक है धरती, भुव इज़ धरती से लेके सूर्य तक का जो डिस्टेंस है वो भूवर लोक आता है. और सूर्य लोक से लेके ध्रुव तारे तक का जो डिस्टेंस है उसको स्वर्ग बोलते हैं. सो देयर इज़ अ होल जोन. उसमें जितने प्लैनेट्स आएंगे, सन्स आएंगे, स्टार्स आएंगे, कॉन्स्टलेशंस आएंगी, जो कुछ भी आएगा वो सारा स्वर्ग का पार्ट है. और उसमें एक जगह अमरावती जो कैपिटल है, जहाँ पे इंद्र रहते हैं. सो जब वो अमरावती जा रहे हैं तो रास्ते में अर्जुन को ये सब दिखाई दे रहा है. एंड वहाँ स्वर्ग में पहुँच के भी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ स्टार्स दे हैव टू फॉलो टू रीच अमरावती. सो मतलब ऐसी डिस्क्रिप्शंस है. एंड आई लव साइंस फिक्शन, मतलब मेरा फेवरेट जॉनर स्क्रिप्चर्स के बाद इज़ साइंस फिक्शन. सो मैं इतने ज़्यादा पैरेलल्स देखता हूँ इसमें, जिस तरह से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट इज़ क्लियरली इंटरस्टेलर ट्रैवल. और अगेन ये जो विमान है, फिर ये उनको वहाँ लेके जाता है. फाइनली इंद्र को मिलते हैं अर्जुन, और वापस भी फिर वो उसी विमान में आते हैं. बट वहाँ जाके भी वो अर्जुन देख रहे हैं कि लोग अपने एयरक्राफ्ट्स में घूम रहे हैं स्वर्ग में भी. सो दे हैड दैट टेक्नोलॉजी. सो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमंस के पास नहीं थी, लेकिन ये हमारे से एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी या एलियंस थे, जो भी थे, जिनको हम देवता या असुर बोलते हैं, बट दे हैड दैट टेक्नोलॉजी विमानों की. And this open up wide imagination to what could have been, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था. बट nonetheless I mean the point कि इतना रेफरेंसेस हैं ऑलरेडी, और इट्स क्वाइट अमेजिंग. सर तो आपने बड़ी फैसिनेटिंग कहानी सुनाई. हम लोग द्वापर युग भी चले गए, त्रेता युग भी चले गए, आ जाते हैं सर कलयुग में. आ जाते हैं हम 1895 में, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. पंजाब केसरी सर, उसमें एक आर्टिकल निकलता है कि क्या इंसान ने फ्लाइंग मशीन इन्वेंट कर लिया है. बट ख़ास बात यह है कि ये फ्लाइंग मशीन के इन्वेंशन स्पेकुलेशन थी, रियलिटी थी, जो भी था वो इट वाज बाय एन इंडियन. So would you like to touch upon this? It would be very interesting. Sure. So Arun, this is not a story. This is actually
a historical event, you know, which was recorded. So बहुत ऑफ कोर्स उस टाइम ऐसा सोशल मीडिया नहीं था कि ये वायरल हो जाती चीज़, बट काफ़ी सारे वेस्टर्न आउटलेट्स ने भी इस चीज़ को यू नो रिकॉर्ड किया था, जिसमें राइट ब्रदर्स के बारे में हमें पता है, यू नो, जिन्होंने पहला प्लेन उड़ाया था यूरोप में। पर ये उनसे भी पहले एक इंडियन थे, आई वुड से साइंटिस्ट ओनली बिकॉज ही वॉज एक्सप्लोरिंग थिंग्स। तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि एक उड़ने वाली मशीन बना सकें। इट इज़ बिलीव्ड कि जो उनका प्रोटोटाइप था दैट वाज बेस्ड ऑन दी डिस्क्रिप्शंस ऑफ दी वैमानिका शास्त्र, जो हमने बात की थी, और उसमें अलग अलग टाइप के विमान जैसे मेंशन है। तो दिस वाज वन ऑफ दोज डिज़ाइंस दैट ही पिक्ड अप। और उसमें जो विमान था ये बहुत ज़्यादा नहीं उड़ा, बट इट रीच्ड अ गुड हाइट, और आई थिंक 10 मिनट या ऐसा कुछ हार्डली वो उड़ पाया था। एंड दिस वाज एट गिरगांव चौपाटी, मुंबई में। चौपाटी वहाँ का बहुत मेन एरिया जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, और वहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया था, तो बहुत लोगों ने देखा था। इसलिए ये चीज़ डेफिनेटली हुई थी, रिकॉर्डेड थी। अब क्योंकि इन्होंने राइट ब्रदर्स से पहले ये बनाया, सो ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि उन्होंने राइट ब्रदर्स का डिज़ाइन चुराया। सो इट वॉज बेस्ड ऑन समथिंग इंडिजिनस, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, शास्त्रों में दी गई है, उन्हीं में से उन्होंने चीज़ें पिक करके ये डिज़ाइन किया था। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं पता उसके बारे में, बट वॉट इट शोज़ इज़ इट वॉज पॉसिबल टू हैव दोज डिज़ाइंस। और जैसा मैंने पहले कहा, हिस्ट्री चैनल पे भी देयर इज़ अ होल एपिसोड ऑन विमानास, जिसमें उन्होंने वो शो किया कि ये एरोडायनेमिकली स्टेबल है, दे कैन फ्लाई, जो उसमें डिज़ाइंस दिए गए हैं वैमानिका शास्त्र में। सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें थीं, अगेन नॉट ह्यूमन टेक्नोलॉजी, पर जो दूसरी टेक्नोलॉजीज, दूसरे एडवांस सिविलाइजेशंस थी, ये उनकी टेक्नोलॉजीज़ थी, देवों की, असुरों की। अगेन जैसे हमने कहा महाभारत के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक और डिस्क्रिप्शन भी मिलता है एक और विमान का, जो एक राजा है शाल्व, और उसकी दुश्मनी है कृष्ण जी से। उसके पीछे पूरी बैक स्टोरी है, क्योंकि वो शिशुपाल का फ्रेंड था जिसको कृष्ण जी मार देते हैं, एंड शाल्व बदला लेना चाहता है। सो वो कहता है मैं द्वारका पे अटैक करूँगा, एंड ही चूजेज अ टाइम व्हेन कृष्ण जी इज़ नॉट देयर। सो कृष्ण जी जब इंद्रप्रस्थ गए हुए होते हैं, और पांडवों के यहाँ नई सभा बनी है, इंद्रप्रस्थ का इनॉग्रेशन हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है, उस टाइम कृष्ण जी को बुलाया जाता है वहाँ पे, और कृष्ण जी द्वारका में नहीं है, और शाल्व जब अटैक कर रहा है द्वारका पे, वो कृष्ण जी, वो भी शायद वहीं आसपास कहीं था, इंद्रप्रस्थ के आसपास, पर वो द्वारका कैसे पहुंच जाता है उनसे पहले? द्वारका गुजरात में है, इंद्रप्रस्थ इज दिल्ली, राइट, डिस्टेंस है काफ़ी। तो कृष्ण जी को द्वारका आने में टाइम लगेगा, पर शाल्व उनसे पहले वहाँ पहुँच जाता है, और वो द्वारका के ऊपर अटैक शुरू कर देता है। तो वो कैसे होता है? क्योंकि उसके पास एक एयरक्राफ्ट है, और ये जो एयरक्राफ्ट है अगेन उसके पास, उसने नहीं बनाया है, उसके किसी आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर ने नहीं बनाया है, वो शिव जी को प्रसन्न करता है, और शिव जी से उसको वरदान में मिलता है ये। और शिव जी, जो मैंने बोला था पहले, एक असुरों के भी आर्किटेक्ट होते हैं, मय दानव। सो मय दानव को बोलते हैं उसको ये एयरक्राफ्ट देने के लिए, शाल्व को। सो उसका जो डिस्क्रिप्शन है अगेन इट इज़ सो मच लाइक अ UFO, क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन में वन, इट इज़ मेड आउट ऑफ मेटल, क्लियरली मैंशनड है, और उसका नाम भी है, आई थिंक सौभ यंत्र या सौभ विमान है उसका नाम है, और इट इज़ मेड आउट ऑफ मेटल, और वो कहीं पे भी पहुंच जाता है विद इन सेकेंड्स। जो द्वारका के जो डेनिजन्स है उनको पता भी नहीं चलता, वो कभी इस साइड दिखाई दे रहा है आकाश में, कभी उस साइड दिखाई दे रहा है, उनको जहाँ दिखता है वो उसकी तरफ शूट कर रहे हैं, एरो शूट कर रहे हैं, पर वो एयरक्राफ्ट जो है वो इमीडिएटली वहाँ से गायब हो जाता है। कभी कभी वो क्लोकिंग जो टेक्नोलॉजी है वो मेंशन कर रहे हैं कि वो डिसअपियर हो गया है वो वहीं पे, पर वो अदृश्य हो गया, इन लोगों को दिख नहीं रहा है जो नीचे हैं, और वो इनविजिबल होके उनके ऊपर फेंक रहा है वो चीज़ें, मिसाइल्स फायर कर रहा है या कुछ ना कुछ फेंक रहा है उनके ऊपर, और ये लोग देख नहीं पा रहे हैं उसको। सो वो खुद जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, वेद व्यास जी ने दिए हुए हैं, या ये आई थिंक भागवत पुराण में ज़्यादा डिटेल में है ये पूरा एपिसोड, श्रीमद् भागवत में। सो उसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है कि वो कैसे कैसे उनको मनूवर कर रहा था, वो कैसे उनको चकमा दे रहा था। दे कांट इवन आइडेंटिफाई उसकी लोकेशन है कहाँ, जब तक कृष्ण जी वापस नहीं आ जाते।
और कृष्ण जी जब द्वारका आ जाते हैं तब वो जाके देन ऑफ कोर्स यू नो ही हैज़ दोज एबिलिटीज़, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो है कहाँ आकाश में और फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पर ऐसे विमान और भी मेंशन हैं। और ऑफ कोर्स जब हम बाकी पुराणों में भी देखते हैं तो काफ़ी जगह अगेन सेलेस्टियल्स से रिलेटेड है। दीज आर ऑल सेलेस्टियल इवेंट्स, ये ह्यूमंस के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब भी किसी को, जैसे ध्रुव की स्टोरी है, ध्रुव को ले जाने के लिए आपको पता है ध्रुव तारा हम बोलते हैं, पोल स्टार जो है उसको ध्रुव लोक बोलते हैं। और ध्रुव को वरदान जो मिला था विष्णु जी को जब उसने प्रसन्न किया, तो ध्रुव बहुत छोटा बच्चा था, 5 साल का बच्चा था। ध्रुव की जो स्टोरी है ना वो बहुत बिगिनिंग ऑफ टाइम में है, स्वयंभू मनवंतर में, जो फर्स्ट टाइम पीरियड था हमारे धरती का, या इस दिन का राधा ब्रह्मा जी के, उसमें जो फर्स्ट टाइम पीरियड था मनवंतर, विल गेट इनटू द डिटेल्स लेटर। पर वो स्वयंभू मनवंतर में जो ध्रुव था वो एक बच्चा था 5 साल का। अब उसका एक स्टेप ब्रदर था जो उसके पापा का फेवरेट था, जो राजा थे। तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरे को मेरे फादर अपनी गोद में नहीं बिठाते, मुझे जो मेरी स्टेप मदर है वो मुझे बहुत डांटती है, मेरी माँ जो है उनको सेकेंडरी कर दिया गया है पैलेस में। वो अपनी माँ से पूछता है कि मैं क्या करूँ, और उसकी माँ उसको बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग नेगेटिविटी कि हाँ तुझे बदला लेना चाहिए, जैसा रावण की माँ ने किया था कि तुझे अपने स्टेप ब्रदर से सब छीनना है, तुझे उससे ज़्यादा बड़ा बनना है। ध्रुव की माँ उसको क्या शिक्षा देती हैं, वो उसको बोलती हैं कि नेगेटिविटी में मत जाओ, ये सारी मटेरियल चीज़ें हैं, ये लाइफ है, लाइफ में किसी को दुख किसी को सुख मिलेगा ही। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए इस संसार की साइकिल से बाहर निकलने की और भगवान को प्रसन्न करने की। तो ध्रुव वो छोटा सा बच्चा 5 साल का वो जंगल में चला जाता है, और वहाँ उसको नारद जी मिलते हैं। नारद जी उसको गाइड करते हैं कि ये मंत्र पढ़ो विष्णु जी का। इमेजिन अ 5-year-old किड डूइंग दैट। और वो इतनी, क्योंकि उसकी इनोसेंस है राइट, और उसकी जो जेन्युइन उसकी एफर्ट है, उसके कारण विष्णु जी प्रसन्न होकर उसको दर्शन देते हैं। और वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारा जो स्थान है वो तुम्हारे पिता की गोद में नहीं, इस संसार के भी ऊपर है। मतलब ये तो बहुत छोटी चीज़ है, जो राज सिंहासन पे तुम्हारे पिता बैठे हुए हैं उनकी गोद में तुम्हें बैठना है। बेसिकली तुम थ्रोन पे हो, पर तुम्हें इस थ्रोन से ऊपर बहुत बड़ा पदवी तुम्हें मैं दूंगा, और वो है ध्रुव लोक। और ध्रुव लोक में ऐसी एक, अगेन देयर इज़ अ स्टोरी दैट ध्रुव लोक इज़ अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ सोलर सिस्टम, क्योंकि उसमें एक आइलैंड है, मतलब आइलैंड मतलब द्वीप बोलते हैं संस्कृत में, सारे जो द्वीप है इट्स लाइक अ प्लैनेट। सो प्रॉबेबली देयर इज अ स्टार जिसमें एक प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, जिसका नाम है श्वेत द्वीप, द वाइट आइलैंड। वाइट क्यों है वो पता नहीं, पर वो काफ़ी पुराणों में मेंशन है कि वो श्वेत द्वीप है, और ये श्वेत द्वीप पे विष्णु जी रहते हैं। ध्रुव लोक में विष्णु जी रहते हैं इस यूनिवर्स में। वैकुंठ प्लैनेट्स अलग हैं, पर विष्णु जी के कई फॉर्म्स होते हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे, उसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट विष्णु जी का एक फॉर्म जो है वो श्वेत द्वीप पे रहते हैं, जो ध्रुव लोक में है। इमेजिन वो श्वेत द्वीप पे जाने के लिए काफ़ी ऐसी स्टोरीज है कि लोगों ने विमान यूज़ किए। रावण भी पुष्पक विमान में श्वेत द्वीप जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया कैप्चर करना चाहता था, और वो श्वेत द्वीप पे भी जाता है। वहाँ पे ऑफ कोर्स ही कांट डू एनीथिंग, उसको इनफैक्ट पकड़ लेते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं वहाँ पे, फिर वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलता है। बट ये सारी स्टोरीज़ हैं बहुत जो लिंक करती हैं और जो हमें ये सॉर्ट ऑफ इंडिकेट करती हैं कि ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है। एंड दिस वॉज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड डिस्क्रिप्शन सर। एंड मैं अपने लिसनर्स को डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दे शुड वंस एटलीस्ट विजिट सर्स ब्लॉग, और जो बुक्स हैं आप इफ़ यू रीड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि पॉडकास्ट हो या कोई भी मीडियम हो, आई फील कि आप उसमें एक लिमिटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हो, पर जो बुक्स हैं उसमें जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है इट्स मैजिकल, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय इट। एंड मैंने ब्रेक में सर को एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सर आपकी मेमोरी रिकलेक्शन बहुत खतरनाक है, दैट इज़ अ राइट वर्ड टू यूज़, एंड इट्स रियली सर कमेंडेबल। आई रियली विश मैं कुछ ऐसे याद कर पाता। खैर सर, आपने अभी बीच इस पॉडकास्ट में 2-3 चीज़ें और टच करी, जिसमें स्वयंभू मनु, और अभी हम
ब्रेक में हिमाचल की बात भी कर रहे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओल्ड मनाली में जो है वहाँ पे मनु का टेम्पल भी है। मैं गया था सर ट्रैवल करते हुए वहाँ पे, और फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसे मोमेंट में पहुँचा जहाँ पे वो पूजा होती है। शायद एक पर्टिकुलर टाइम होता है सुबह में, मैं उस दिन जल्दी कैसे उठ गया मुझे भी पता नहीं, मगर मैं पहुँच गया। और उस टाइम पे कैमराज अलाउड नहीं है थैंकफुली, एंड दैट मोमेंट, दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट। वो जिस तरीके से वो पूजा होती है, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सेरीन।